केवल 6,16,300 प्रति माह। क्या कोई इतना खर्च करता है एक अकेली महिला अपने लिए? ओ, अगर वह खर्च करना चाहती है तो वो कमाए, पति पर नहीं। महोदय, कोई भी नाम यहाँ पर दरअसल निचली अदालत ने पति की आय को बिल्कुल भी नहीं देखा है। जहां तक कि अदालत ने भी माय लॉर्ड इससे पहले कृपया हम उन सभी दलीलों में नहीं जा रहे हैं। जी मैं जानना चाहती हूँ कि आपके खर्चे क्या हैं। जी वो आप अदालत को बताइए, मैं आपकी बातें सुन चुकी हूँ, बस काफी है। हाँ, याचिकाकर्ता के लिए उसके निवास पर भोजन के खर्चे, ताकि उसे वही पौष्टिक भोजन मिल सके जैसा कि प्रतिवादी को घर पर मिल रहा है। उसे वहां कोई भोजन उपलब्ध नहीं कराया गया है, उसे खुद ही प्रबंध करना पड़ता है। 40,000। अगला। जी मैम, भोजन के लिए जब प्रतिवादी आते हैं तो कुछ परिस्थितियों में बाहर खाना खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हाँ, अगला। मेरे प्रभु, उसके लिए और कपड़ों और पहनावे के लिए प्रतिवादी सभी ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, जिसमें एक कैल्विन क्लेन टी शर्ट की कीमत लगभग 10,000 रुपए प्रति शर्ट है और याचिकाकर्ता को भी उसी स्तर के कपड़े पहनने का अधिकार है, जबकि वर्तमान में याचिकाकर्ता केवल पुराने कपड़े ही पहन रही है। माई लॉर्ड चूड़ियां, बिंदी, चेन, झुमके, घड़ियां, सैंडल, चप्पल आदि जैसी एक्सेसरीज के लिए माई लॉर्ड, जो कि बुनियादी जरूरतें हैं, माई लॉर्ड इसके लिए 15,000 रुपए प्रति माह। माई लॉर्ड मेडिकल खर्च, कॉस्मेटिक्स और अन्य खर्चों के लिए माय लॉर्ड, जिसमें याचिकाकर्ता घुटनों के जोड़ों के दर्द से पीड़ित है और जिसके लिए उन्हें नियमित दवा और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। साथ ही वह तेज बुखार, तनाव, पैनिक अटैक से भी पीड़ित है, जिसके लिए उन्हें नियमित इलाज और दवा लेनी पड़ती है। पति की लापरवाही के कारण वह किसी अच्छे डॉक्टर और अच्छे अस्पताल में दिखाने की स्थिति में नहीं है, जिसके लिए कम से कम 4 से 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। और माय लॉर्ड, हालांकि प्रतिवादी, मेरे प्रभु, ये माय लॉर्ड ये कुल खर्च है, मैंने इसे मासिक रूप में भी विभाजित किया है माय लॉर्ड, दूसरे कॉलम में। हालांकि प्रतिवादी स्कूल की फीस, बच्चों की स्कूल और ट्यूशन फीस का भुगतान कर रहा है, लेकिन उसने बच्चों की देखभाल करने में पूरी तरह से लापरवाही बरती है, हमेशा उनके साथ एक माँ की तरह रहने की जिम्मेदारी नहीं निभाई है और इसी कारण याचिकाकर्ता को करना था। कम से कम आपकी मुवक्किल तो इसे समझ नहीं रही है। आपको समझना चाहिए और आपको उसे अनावश्यक रूप से सलाह देनी चाहिए कि इस तरह के खर्चे जो वे देते हैं, अदालत को पता चलता है कि अदालत की धारणा कुछ और हो जाएगी। ये क्या है? 8, कृपया अदालत को बताइए। हर महीने 60,000, वह क्या करेगी? मेरे प्रभु, जिसमें माय लॉर्ड यह विनम्र निवेदन है कि अदालत इस पर निर्णय लेने के लिए लॉर्डशिप पर छोड़ दे। आपको तर्कसंगत बताना चाहिए। नमस्ते मैडम। मेरे बारे में नहीं, ये तो जैसे मोल भाव करना हो गया। जैसे आप कहेंगे आप 5 लाख 6 लाख देंगे और अदालत कहेगी ठीक है चलो 1 लाख दे देते हैं। ये तरीका नहीं है। आपको अदालत के सामने वास्तविक आंकड़ों के साथ आना चाहिए। ये सब क्या है? नहीं माय लॉर्ड, जिसमें मैंने स्पष्ट रूप से श्रेणीबद्ध किया है कि ये सब आवश्यक है उसकी प्रतिबद्धता के लिए माय लॉर्ड, और माय लॉर्ड उसके ऊपर लोन भी है जिसमें उसे वह चुकाना है। वह दस्तावेज भी मैंने प्रस्तुत किया है, गोल्ड लोन, जीरो अन्य लोन और अन्य हैंड लोन जो उसने मैनेज किए हैं और जो उसकी बैंक स्टेटमेंट में उसकी मां द्वारा जमा किए गए हैं। आप 6,16,300 प्रति माह चाहते हैं? महीना खर्च के रूप में। माय लॉर्ड, नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना माननीय न्यायालय के समक्ष है कि वह ऐतिहासिक निर्णय जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है। हाँ, कृपया आगे बढ़िए। हाँ, तो पहले मामले में माय लॉर्ड, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भरण पोषण, अंतरिम भरण पोषण और भरण पोषण के कानून। संबंधित पैरा, हेड नोट नहीं, हाँ संबंधित पैरा पर आइए। हाँ माय लॉर्ड, नंबर के संबंध में माय लॉर्ड, पैरा नंबर में माय लॉर्ड जो पहले पेज के हेड नोट में है। हमें यह न पढ़े, आदेश पर चलते हैं। यह विस्तार से दिया गया है और यही आदेश है। वो क्या है? वह किसी संपादक का। ओह, हेड नोट नहीं पढ़ा जाएगा, यह विस्तार से समझाया गया है। कहाँ? माय लॉर्ड, उस ऐतिहासिक निर्णय में जहां इससे सहायता मिली है, लेकिन इस निर्णय के कारण भारत में इस धारा के तहत जिम्मेदारी शुरू हुई है। यह अनिवार्य कर दिया गया है ताकि प्रत्येक पक्ष को अपनी आय का विवरण दाखिल करना अनिवार्य हो, क्योंकि भरण पोषण की राशि आय के स्रोत के आधार पर दी जाएगी। अब फिर से यह न्यायालय आप दोनों में से किसी एक या दोनों को सुनेगा। आप पहले ही यह तर्क कर चुके हैं कि उसने कुछ हिसाब नहीं दिया। ये सब आपने तर्क किया था। नहीं, मैं नहीं हूं। मैं क्यों हूं मेरे प्रभु? ट्रायल कोर्ट ने इन सभी पहलुओं पर विचार करने में गलती की है। भरण पोषण की वह राशि जो उसे चाहिए थी वह आदेशित नहीं की गई है। आप राजनीश बनाम नेहा पर निर्भर कर रहे हैं, जो आपकी संपत्ति और देनदारियों के दाखिले की बात करता है। और आपने शिकायत कहाँ की? मुकदमे से पहले आपने अपने खर्चों के लिए विवरण कहाँ दाखिल किया था? नहीं, मुझे लगा असल में आपके खर्चे क्या हैं, जिसमें देनदारियों में आपके खर्चे भी शामिल होते हैं। हाँ माय लॉर्ड, मैंने ये कहा है कि जैसा आप कहते हैं हम प्रकाशित करें। माय लॉर्ड, मुझे ये सामान्य रूप से कहना चाहिए माय लॉर्ड, कहीं भी सेक्शन में स्वतंत्रता नहीं है।
नहीं। आप विशेष रूप से एक निर्णय पर निर्भर हैं, समझ रहे हैं? जब आप विशेष रूप से किसी निर्णय पर निर्भर करते हैं तो आपको उसे विशेष रूप से ही पालन करना चाहिए, सामान्य रूप से नहीं। संपत्ति और देनदारी में मैंने वह सारी जानकारी दी है जो संपत्ति और देनदारी में मांगी गई है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित किया गया है। आइए हम निर्णय को थोड़ा ध्यान से देखें। जरा सोचिए, वह निर्णय आखिरकार कहाँ है? क्या आप उसे देख पा रहे हैं? सोचिए और बताइए। ये अनुच्छेद में आता है। पहले पृष्ठ में अनुच्छेद संख्या 63 पढ़िए। अंतरिम भरण पोषण का भुगतान। ये कौन सा जर्नल है? एसएससीसी। माय लॉर्ड, ये IR SSCC हर जगह रिपोर्ट हुआ है, ऊपर दिया गया संस्करण। आप किस पर निर्भर? सर्वोच्च आज मैं नहीं। अंतरिम भरण पोषण का भुगतान है, वो आपने पढ़ा। एक और प्रति है, राजनी बनाम सुखदेव की एक और प्रति है ना, भुगतान का निर्धारण मानदंड। अंतरिम भरण पोषण का भुगतान। यह अंतरिम भरण पोषण का मुद्दा दलीलों के आधार पर तय किया जाता है, जिसमें कुछ हद तक अनुमान या मोटा आकलन किया जाता है ताकि दी जाने वाली राशि का प्राथमिक रूप से मूल्यांकन किया जा सके। अक्सर देखा जाता है कि दोनों पक्ष बहुत कम सामग्री प्रस्तुत करते हैं, सही विवरण नहीं बताते और महत्वपूर्ण जानकारी छुपाते हैं, जिससे परिवार न्यायालय के लिए अंतरिम भरण पोषण देने के उद्देश्य से वस्तुनिष्ठ आकलन करना कठिन हो जाता है। जहां एक और पत्नी अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा चढ़ाकर बताने की प्रवृत्ति रखती है, वहीं पति अपनी वास्तविक आय को छुपाने की प्रवृत्ति रखता है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि कार्यवाही को सुव्यवस्थित करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की जाए, क्योंकि आश्रित पत्नी, जिसकी कोई अन्य आय का स्रोत नहीं है, उसे अंतरिम भरण पोषण प्राप्त होने तक अपने माता पिता या रिश्तेदारों से उधार लेकर खुद और नाबालिग बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है। अब भरण पोषण की राशि निर्धारित करने के लिए जो मापदंड हैं, यदि आपकी लॉर्डशिप उसे पढ़ें तो उसमें यह सब शामिल है। वे कहाँ हैं? अगला पृष्ठ, मेरे प्रभु। उपखंड 3 अर्थात रोमन 3, मेरे प्रभु। स्थायी भरण पोषण अगला है। भरण पोषण की राशि निर्धारित करने के मापदंड, ये 2 अनुच्छेद अगर आपकी लॉर्डशिप पढ़ें तो अर्थ स्पष्ट है। भरण पोषण की राशि, अंतरिम या स्थायी भरण पोषण देने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आश्रित जीवन साथी विवाह के विफल होने के कारण दरिद्रता या भटकाव की स्थिति में न पहुंच जाए, और यह दूसरे जीवन साथी को दंडित करने के लिए नहीं है। भरण पोषण की राशि तय करने के लिए कोई निश्चित या कठोर नियम नहीं है। वे कारक जिन पर न्यायालय विचार करेगा उनमें अन्य बातों के अलावा पक्षकारों की सामाजिक स्थिति, पत्नी और आश्रित बच्चों की उचित आवश्यकताएं, क्या आवेदिका शिक्षित और पेशेवर रूप से योग्य है, क्या आवेदिका के पास कोई स्वतंत्र आय का स्रोत है, क्या उसकी आय इतनी है कि वह वैसा ही जीवन स्तर बनाए रख सके जैसा वह वैवाहिक जीवन में अभ्यस्त थी, क्या आवेदिका विवाह से पहले कार्यरत थी, क्या वह विवाह के दौरान भी काम कर रही थी, ये सभी बातें शामिल हैं। और उसकी व्यक्तिगत आय के लिए कृपया समझें, जब अदालत ने आपसे पूछा, जी, हालांकि यह निचली अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था, अदालत ने आपसे ये उसे कुछ राशि देने पर विचार करने के लिए पूछा था। उसके द्वारा अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए सभी खर्चों को देखने के बाद अदालत को लगता है कि आप जानते हैं कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। मेरा विनम्र निवेदन है महोदय, अदालत इतनी अधिक राशि का आदेश न दे, यह एक उचित राशि तक सीमित रहे। मुझे ये प्रक्रिया क्यों करनी चाहिए? आपको ये सब बताने की क्या आवश्यकता है? और मुझे क्यों देना चाहिए? अदालत को उचित राशि क्यों देनी चाहिए? नहीं महोदय, असली स्थिति दिखाने के लिए ये कर्तव्य है भी नहीं। कृपया अदालत को यह मत बताइए कि किसी व्यक्ति को केवल इतनी ही आवश्यकता है, केवल 6,16,300 प्रति माह। क्या कोई इतना खर्च करता है एक अकेली महिला अपने लिए? अगर वह खर्च करना चाहती है तो कमाए, पति पर नहीं। महोदय, कोई भी नाम मात्र की राशि। मैं आपको जो बता रहा हूं, अगर आप अदालत से आदेश चाहते हैं तो मुझे वास्तविक आंकड़े चाहिए, ये लाखों के आंकड़े नहीं। मैं स्वीकृति नहीं दूंगा या फिर आपकी याचिका खारिज कर दूंगा। कृपया अपने मुवक्किल को बताइए ये क्या है। आपकी परिवार के प्रति कोई और जिम्मेदारी नहीं है, आपको बच्चों की देखभाल नहीं करनी है, आप सिर्फ अपने लिए चाहती हैं। आप कहती हैं कि मुझे 6 के साथ 16,000 चाहिए। ये धारा 24 का उद्देश्य नहीं है।
और ये पति के लिए कोई सजा नहीं है कि अगर उसका पत्नी से विवाद है तो उसे 6,16,000 दिया जाए। आपको इसे बताते समय तर्क संगत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी आंकड़ा बता दूं और अदालत कहे कि अदालत को तो कोई ना कोई राशि देनी ही है। अदालत को आपको यह दाखिल करने के लिए कहने की कोई वजह नहीं थी। मैंने सोचा अगर आप आंकड़ा देती हैं और अदालत समझती है कि आवश्यकता क्या है तो हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन 16,300 नहीं। एक अकेली महिला जिसके ऊपर बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ उन्हें छुट्टी पर ले जाने के लिए, उन्हें लंच पर ले जाने के लिए आपको 616,000 की जरूरत है। कम से कम मैं जैसा, मुझे सच में हैरानी है कि वह ये सारी श्रेणियां कैसे दे सकती हैं। मुझे लगता है कि उस रजनीश बनाम नेहा मामले में भी किसी को नहीं पता था कि इतनी सारी श्रेणियां उपलब्ध होंगी। बहुत अजीब है। ये आपके लिए अंतिम अवसर है, कोई तर्कसंगत बात लेकर आइए। तर्कसंगत मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर ये इसी तरह की कोई बात है तो इसे सीधे खारिज कर दिया जाएगा।